वह धीरे धीरे चलते हुए कमरे के पास पहुंची। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। उसने जैसे ही हल्का सा हैंडल घुमाया, दरवाज़ा खुल गया। वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वहां कोई नहीं था। हेलो, कोई है यहाँ? क्या कोई सुन रहा है? वह ये कहती हुई थोड़ा सा और अंदर बढ़ी। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सामने विराज बाद टॉवल में लिपटा हुआ खड़ा था। उसकी आदत थी कि वो नहाने के बाद अपने कमरे में आकर ही कपड़े पहनता था, और आज भी उसके कपड़े बेड पर रखे हुए थे। वह अपने ही ध्यान में टॉवल लपेटे बाहर आया था। तभी उसने अचानक अपने कमरे में एक 17 साल की लड़की को देखा तो वो घबरा गया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा है, क्योंकि उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। विराज के माथे पर शिकन आ गई। वो उसे हैरानी से घूरने लगा। वही वह लड़की सामने खड़े एक 28 साल के युवक को इस हालत में देखकर जैसे बेहोश होने को थी। विराज सिर्फ टॉवल में था। उसके गीले बाल माथे से चिपके हुए थे और पानी की बूंदें उसके चौड़े कंधों से नीचे गिर रही थी। लड़की, जिसका नाम पायल था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह तुरंत कमरे से बाहर जाने को मुड़ी, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। उसने मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई है। ये कमरा तो उसके पूरे घर से भी बड़ा था, और इसमें कई अजीबोगरीब चीजें थीं जिन्हें देखकर वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। दरवाजे का अपने आप लॉक हो जाना भी उसे हैरान कर रहा था। अगले ही पल विराज उसी हालत में उसकी तरफ बढ़ा और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? सच सच बताओ, किसकी परमिशन से मेरे कमरे में कदम रखा है तुमने? किसने भेजा है तुम्हें? बताओ। वह चिल्ला उठा। पायल तो दरवाजे से जा लगी थी और डर के मारे कांप रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। फिर अगले ही पल विराज ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी सांसें घुटने लगी। बहुत मुश्किल से वो सांस ले पा रही थी। वो कहने लगा, बताओ किसने भेजा है तुम्हें? वो अब उसके बहुत करीब था। उसकी गर्म सांसें पायल को उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। पायल को इस वक्त उसके सामने खड़े आदमी से बहुत डर लग रहा था। जब उसका डर हद से ज्यादा बढ़ गया और वह बर्दाश्त ना कर पाई तो बेहोश हो गई। ये देखकर विराज को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। वो जोर जोर से रो रही थी। उसके पास मोहल्ले की कई औरतें बैठी हुई थी। कुछ औरतें उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। उसके आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थी। उसका एकमात्र सहारा, उसके पिता, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। एक वही थे जो उसका सब कुछ थे, और आज वह भी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे। बार बार उसकी नजरें दरवाजे की ओर जा रही थी कि कब उसका भाई घर आए, और वह उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोए। पिछले 6 महीनों से उसने अपने भाई का चेहरा तक नहीं देखा था, और इस वक्त जब हालात इतने मुश्किल थे, उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। वह सामने रखी अपने पिता की लाश को देखती जा रही थी और लगातार रो रही थी। तभी गली में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही वो गाड़ी वहां पहुंची, गली के बच्चे उसे देखकर उसके साथ साथ दौड़ने लगे। कुछ ही देर में उसका बड़ा भाई अनिकेत और उसकी पत्नी घर में दाखिल हुए। अनिकेत तो अंदर आते ही जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी बीवी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज भी अनिकेत जबरदस्ती अपने साथ लाया है। तभी पायल उठकर भागती हुई अपने भाई को पुकारते हुए उसके सीने से जा लगी। फिर उसका भाई घबराकर पूछने लगा, पायल क्या हुआ था पिताजी को? अचानक क्या हो गया था उन्हें? वो भी अपने पिता की लाश को देखकर बुरी तरह से रोने लगा था और अपनी बहन से बार बार पूछता रहा। पायल रोते हुए कह रही थी, भाई पिताजी हमें छोड़कर कैसे चले गए? भाई उन्हें बोलो ना, उठ जाए, बोलो ना, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी?
वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मगर वहां बैठे हर शख्स को ये बात पता थी कि ये सब कुछ इसी बेटे की वजह से हुआ था। शायद उसके पिता अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। ये उसी जुदाई का नतीजा था, और ऊपर से उसकी बहू के तीखे शब्दों ने जैसे घर की दीवारों तक को तोड़ दिया था। यही सब वजह थी जिन्होंने आज पायल को उसके बाप से दूर कर दिया था, और वह एकदम अकेली रह गई थी। जब से अनिकेत की शादी हुई थी तब से ही उसका सब कुछ बदल गया था, क्योंकि उसकी पत्नी को शहर में रहना पसंद था। उसने आते ही साफ कह दिया था कि वो गांव में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। शादी के तुरंत बाद ही दोनों शहर में जाकर बस गए थे। अनिकेत को अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद उसके पिता की हालत क्या हो गई थी। उसने तो कभी पलटकर उनका हाल तक नहीं पूछा था। आज भी उसे ये खबर मोहल्ले के एक लड़के ने कॉल करके दी थी कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है। उसने बहुत मुश्किल से अपनी बीवी को साथ चलने के लिए मनाया था। वो कह रहा था, देखो वो मेरे पिताजी हैं, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। उसकी बीवी बोली, तो आप जाइए ना। वो बोला, नहीं, सिर्फ मैं नहीं तुम भी मेरे साथ चलोगे। देखो जिस ऐशो आराम की जिंदगी तुम जी रही हो, वह सब मेरे पिताजी की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। अगर वह ना होते तो आज मैं गलियों में धक्के खा रहा होता। बहुत समझाने बुझाने के बाद वो मुश्किल से तैयार हुई थी। शिल्पा वहां तो आ गई थी, लेकिन एक कोने में चुपचाप मुंह फुलाकर बैठ गई थी। ना उसने अपनी ननद को दिलासा दिया, ना ही उसे गले लगाया। अनिकेत ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वह तो इसी बात पर खुश था कि चलो कम से कम वो यहाँ आई तो सही, लोगों के तानों से तो छुटकारा मिल जाएगा। अनिकेत ने 10वीं अपने गांव से ही की थी, क्योंकि वहां कॉलेज नहीं था, इसलिए उसके पिता ने उसे शहर भेज दिया था। वो वही हॉस्टल में रहता था और पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे ट्यूशन लेकर अपना खर्चा खुद उठाता था। बाकी जितना भी जरूरी था वो सब उसके पिता ने अपनी जमा पूंजी से उसे भेजा। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसे वही एक अच्छी नौकरी मिल गई, और फिर वह शहर में ही सेटल हो गया। शिल्पा भी उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जब उसने अपने माँ बाप को शिल्पा के बारे में बताया तो वह तो वैसे ही अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, उसकी बात कैसे टाल सकते थे। वैसे भी अनिकेत की माँ हमेशा यही कहती थी, जिंदगी तो मेरे बेटे को ही गुजारनी है, तो क्यों ना उसकी पसंद से ही उसकी शादी कर दी जाए। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। फिर अनिकेत अपने माँ बाप और बहन को भी शहर ले आया। पहले तो उसके माँ बाप ने मना किया कि नहीं बेटा, हम गांव में ही ठीक है, लेकिन वह चाहता था कि सब उसके पास रहे। पर जब शिल्पा ने उन्हें देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो चाहती थी कि इस घर में सिर्फ उसी का राज चले। वो हमेशा अपनी सहेलियों को बुलाए रखती थी, और आए दिन कोई ना कोई उसके घर आता रहता था। जब घर में सासुर और ननंद को देखती तो उसे ये सब एक आंखें ही भाती थी। वह चाहती थी कि सिर्फ वह और उसके मायके वाले पति की कमाई पर ऐश करे। शुरू में तो कुछ दिन उसने सब्र कर लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने हर चीज पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वो हर बात पर सास को नीचा दिखाने लगी। एक दिन पायल की माँ चाय बनाने के लिए किचन में गई तो शिल्पा ने उन्हें ताने देने शुरू कर दिए। सुबह एक बार चाय बन चुकी है, अब फिर क्यों पी रही है? ये दूध मैंने अपने लिए रखा है, आपके लिए नहीं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आए हैं, जो मेरे पति की कमाई इस तरह उड़ा रहे हैं। पायल की माँ उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। कितने अरमानों से और कितनी धूमधाम से उन्होंने इस लड़की को शादी कर लाया था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। फिर एक दिन जब पायल की माँ के सिर में बहुत तेज दर्द था और उसका बीपी भी लो हो रहा था, तो वे किचन में गई और फ्रिज से फल निकालकर काटने लगी। तभी शिल्पा वहां आ गई और गुस्से से उन्हें घूरने लगे। शिल्पा गुस्से में कहने लगी, ये क्या कर रही हैं आप? पायल की माँ बोली, शिल्पा बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। शिल्पा ने तीखे लहजे में कहा, अच्छा,
तबीयत खराब हो रही है तो कमरे में जाकर आराम करें। यहाँ क्यों खड़ी है? पता नहीं ये भलाइया कब तक हमारे सिर पर मंडराती रहेगी। पायल की माँ ने ये सुना तो वही किचन में ही फलों को छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने पति और पायल से कहा, अपना सामान पैक करो, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। वो लोग सामान पैक कर ही रहे थे कि तभी अनिकेत घर आ गया। वो हैरान होकर पूछने लगा, क्या बात है मम्मी, आप लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम गांव में ही ठीक है। उन्होंने शिल्पा की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बताया। वो अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी, इसलिए चुप रही। अनिकेत ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उनके पास इतना था कि गांव में 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके, क्योंकि पायल के पिता गांव में ही मेहनत करते थे और यहाँ आकर उन्होंने एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर ली थी। लेकिन कुछ महीने पहले इस दुख और सदमे में पायल की माँ भी चल बसी और आज उसके पिता भी बेटी की जुदाई में दुनिया छोड़ गए थे। उनके अंतिम संस्कार के बाद गांव में अब ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं बचा था जिसके पास वह रह सकती। बस एक ही भाई था, उसका अनिकेत। इसलिए अनिकेत उसे अपने साथ शहर ले आया। इस पर भी शिल्पा ने बहुत हंगामा किया था, लेकिन इस बार अनिकेत ने उसकी एक ना सुनी। मेरी जवान बहन है, मैं इसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। इसलिए वह पायल को साथ ले आया। शुरू में तो पायल का इस घर में बिल्कुल मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इस माहौल की आदत डालने लगी। वो ज्यादातर दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि शिल्पा भाभी से उसकी बनती ही नहीं थी। जब रात को उसका भाई आता तभी वो अपने भाई के सामने बाहर निकलती। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शिल्पा अपने पति से कहने लगी, अनिकेत, हमने तो ट्रिप प्लान किया था ना, देखिए अभी हमारी शादी का कितना ही वक्त हुआ है और हमें जर्मनी घूमने जाना था, अब हम कब जाएंगे? शिल्पा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। ये सुनकर अनिकेत ने कहा, शिल्पा, अब हम अकेले नहीं हैं, घर में अब पायल भी है। अगर हम जर्मनी चले जाएंगे तो वह यहाँ अकेली कैसे रहेगी? ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लेकिन शिल्पा फौरन बोल पड़ी, नहीं, ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? इतनी मुश्किल से तो आपने छुट्टियां ली है। अगर पायल है तो क्या हुआ? अब हम उसके लिए अपना पूरा प्लान तो खराब नहीं कर सकते। फिर भी अनिकेत ने नरम स्वर में कहा, शिल्पा, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। लेकिन शिल्पा बड़ी चालाक थी। वह अपने पति के पास बैठी और उसे समझाने लगी, अनिकेत, अब मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना, आपको सब्र करना होगा। हम लोग जर्मनी जाएंगे, वहां आपका दिल भी बहल जाएगा और पायल के लिए आप परेशान मत होइए। मैं उसे अपने मायके भेज दूंगी, वहां माँ है ना, वो पायल का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। और फिर मेरी माँ भी तो अकेली होती है, उन्हें भी पायल की संगत मिल जाएगी। धीरे धीरे शिल्पा ने अनिकेत को मना ही लिया था। वैसे भी पायल की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। जब अनिकेत उसके कमरे में गया तो बोला, पायल, 1 महीने के लिए तुम्हें शिल्पा के मायके जाना पड़ेगा। पायल हैरान होकर बोली, क्यों भाई? अनिकेत ने जवाब दिया, पिताजी के देहांत से पहले ही हमने जर्मनी के टिकट बुक करवा लिए थे। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन छुट्टियां ली हुई है और कल से मेरी छुट्टियां शुरू हो रही है और अब शायद ये मौका फिर ना मिले। वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शिल्पा की माँ बहुत अच्छी है। पायल ने ये सुना तो पहले थोड़ा झचकी, फिर बोली, भाई रहने दो ना, मैं यही घर में रह लूंगी। मगर तभी शिल्पा बोल पड़ी, तुम यहाँ कैसे रहोगी? इतना बड़ा घर है, अकेले तुम कैसे मैनेज करोगी? और वैसे भी ये घर तुमसे संभलेगा नहीं, बेहतर होगा कि तुम मेरे मायके चली जाओ। पायल ने जब भाभी की बात सुनी तो वह चुप हो गई। इस वक्त उसका दिल बहुत भारी हो गया था, उसे बहुत रोना आ रहा था। अगर उसका भाई चाहता तो उसे अपने साथ भी ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगले दिन शाम को उनकी फ्लाइट थी। शिल्पा तो खुशी खुशी अपना और अनिकेत का सामान पैक कर रही थी।
उधर पायल पूरी रात सो ना सकी। वो चुपचाप अपने माँ बाप को याद करते हुए रोती रही, बार बार यही कहती, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? पता नहीं भाभी के मायके वाले कैसे होंगे। सुबह जब वो उठी तो शिल्पा ने उसे कहा, चलो सामान पैक करो। नाश्ता करने के बाद पायल ने चुपचाप अपना सामान पैक कर लिया। अनिकेत की बजाय शिल्पा ही उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने मायके छोड़ने गई थी। फिर शिल्पा उसे कहने लगी, पायल, तुम्हें यहीं रहना है और मेरी माँ के छोटे मोटे काम भी करने हैं। वैसे भी तुम गांव से हो, तुम्हें तो काम करने की आदत होगी। पायल चुपचाप अपनी भाभी की बातें सुन रही थी। इस समय शिल्पा को जल्दी थी, इसलिए उसने पायल को गाड़ी से उतारा और कहा, चलो अंदर चली जाओ, मैं कॉल करके बता दूंगी। जैसे ही पायल घर के अंदर दाखिल हुई, वहां पूरी तरह सन्नाटा था। सामने कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। बस उसमें रौनक नाम की कोई चीज नहीं थी। पायल धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ बढ़ी और इधर-उधर देखने लगी। तभी सामने एक कमरा नजर आया जिससे पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, शायद ये आंटी का कमरा होगा और वह नहा रही होंगी। वह गलती से उस कमरे में दाखिल हो गई, लेकिन जैसे ही अंदर गई, उसकी नजर दीवारों पर टंगी अजीब तस्वीरों और टेबल पर बिखरे हुए कागजों पर पड़ी। ये सब देखकर उसे बहुत झटका लगा। इससे पहले कि वह पलटकर बाहर जाती, कमरे में विराज आ गया। उस लड़की को अपने कमरे में देखकर विराज हैरान रह गया। वो तुरंत सख्त लहजे में पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पायल तो वैसे भी बहुत मासूम थी। अपने माँ बाप और भाई के अलावा उसने कभी किसी और मर्द से बात तक नहीं की थी। उसे किसी अजनबी से बात करने की आदत भी नहीं थी। अगर कभी उसका भाई डांट देता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो कठोर लहजे की आदी नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में विराज ने उससे बात की, वो डर के मारे बेहोश हो गई। विराज ने जब इस नाजुक सी लड़की को बेहोश होते देखा तो उसने उसे बाहों में उठा लिया। उसे लगने लगा कि शायद यह कोई जासूस है जिसे उसके पीछे भेजा गया है। असल में विराज एक खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था और इस वक्त उसके कमरे में कई संवेदनशील दस्तावेज और सीक्रेट फाइलें पड़ी हुई थी। वो सोच ही रहा था कि अब इससे सख्ती से कैसे पूछताछ करनी चाहिए कि तुम कौन हो, क्या तुम जासूसी करने आए हो? तभी शिल्पा का मैसेज आ गया। मैसेज में लिखा था, मेरी ननंद आई हुई है, चाहे तो तुम उसे अपनी नौकरानी समझना और जितना चाहो उससे काम करवाना। और हाँ, अगर तुम्हारे पास किसी नौकर का रिश्ता हो तो बताना, मैं इसकी उससे शादी करवा दूंगी, क्योंकि अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये पढ़ते ही विराज का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। उसे एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तो उसकी बहन की ननद थी और वह उसके साथ कैसा बर्ताव कर चुका था। फिर उसने तुरंत पायल को उठाया और बाहर लिविंग रूम में लाकर सोफे पर लेटा दिया और वो खुद चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। विराज चाहता था कि वह अपने कपड़े बदल ले ताकि बाहर आकर स्थिति संभाल सके। जब वो कपड़े पहनकर बाहर आया तो देखा कि पायल अभी वही सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी। एक पल के लिए वो उसके मासूम चेहरे को निहारता ही रह गया। उसने धीरे से पायल के चेहरे पर गिरे बालों को पीछे किया। वो बहुत मासूम लग रही थी। फिर विराज ने उसके गाल थपथपाने शुरू किए, लेकिन पायल को होश नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का। तभी पायल घबराकर होश में आ गई और होश में आते ही जोर जोर से रोने लगी। विराज उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगा और फिर सख्त लहजे में बोला, देखो अभी रोना धोना बंद करो। जो होना था हो गया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बहन की ननद हो। खैर अब चलो उठो। सामने किचन है, वहाँ कुछ नौकर मौजूद है। तुम्हें जो भी चाहिए उनसे कह देना, वो तुम्हें देंगे। उसने हाथ से इशारा करते हुए कहा और वह सामने जो कमरा है वह मेरी माँ का है। वह मुड़ने ही वाला था कि एक बार फिर ठिठक कर बोला, और हाँ, दोबारा मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना। इस चेतावनी के बाद वो वहां से चला गया। पायल काफी देर तक वही बैठी रही।
वो रोती रही और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती रही। फिर वो धीरे धीरे शिल्पा की माँ के कमरे में गई। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गई। शिल्पा की माँ व्हीलचेयर पर थी। काफी समय पहले उसने उन्हें देखा था। जैसे ही शिल्पा की माँ ने पायल को देखा, वह मुस्कुरा दी और बोली, पायल बेटा, शिल्पा ने मुझे कॉल करके बताया था कि तुम कुछ दिन यहाँ रहोगी। शिल्पा की माँ से मिलकर पायल का मन कुछ हल्का हुआ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और नरम स्वभाव की औरत थी। वो अक्सर अपने कमरे में ही रहती थी, क्योंकि वे चल फिर नहीं सकती थी। पायल ने वहीं रहकर उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया। समय पर उन्हें दवाई देना, समय पर खाना देना और हर तरीके से उनकी सेवा करना, यह उसका रोज का काम बन गया था। अब तो वह रोज उनके पाँव की मालिश भी करती थी। उसे महसूस होता था कि आंटी का स्वभाव शिल्पा भाभी से बिल्कुल अलग है। अक्सर वह अपनी बेटी की शिकायतें करती रहती थी। पायल चुपचाप उसे सुना करती थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। भाई के घर से कई ज्यादा सुकून उसे यहाँ मिल रहा था। एक तो वह अपनी मर्जी से खा पी सकती थी। यहाँ कोई भी भाभी जैसा रोक टोक करने वाला नहीं था, बल्कि नौकर खुद ही उसकी पसंद का खाना बनाकर देते थे और वह अपनी मर्जी से शिल्पा की माँ की सेवा करती थी। समय यूं ही गुजरता गया। पायल ने दोबारा विराज से कभी बात करने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो कभी सामने आ भी जाता तो वह किसी न किसी बहाने से वहां से उठकर चली जाती थी। अक्सर ऐसा होता कि वह रात को उसकी माँ के पाँव दबा रही होती और विराज माँ के पास आकर बैठ जाता। ऐसे में पायल झूठमठ नींद का बहाना बनाकर वहां से उठ जाती। लेकिन विराज ये सब देख रहा था कि कैसे उसने इस घर को संभाल लिया है। बेशक वो गांव से आई थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। विराज खुद भी नहीं जानता था कि कब उसे पायल पसंद आने लगी। वह उसी उम्र में 8 साल छोटी थी, लेकिन न जाने क्यों वह उसके दिल में जगह बना चुकी थी। पायल हर वक्त उससे डरी डरी सी रहती थी। जरा सी तेज हवा भी जलती तो सहम जाती। एक शाम की बात है, वह आंगन में बैठी फूलों को निहार रही थी। तभी विराज चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही पायल ने उसे देखा, वो एकदम घबरा गई। विराज मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतनी डरी क्यों रहती हो? कुछ भी होता है तो कांपने लगती हो। पायल ने नजरें झुकाते हुए कहा, जब से माँ पिताजी गए हैं, मुझे अपनी परछाई से भी डर लगता है। वो उसके पास ही बैठ गया और उससे बातें करने लगा। उसे समझाने लगा, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह महज एक इत्तेफाक था। मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। धीरे धीरे पायल भी उससे हल्की फुल्की बातें करने लगी। उसने बताया कि वह 10वीं पास है और उसके बाद उसे शहर में पढ़ाई की परमिशन नहीं मिली। समय के साथ उनके बीच दोस्ती हो गई। अब जब भी विराज शाम को घर आता, उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। विराज का नरम रवैया, उसकी उतनी परवाह करना, ये सब पायल को अच्छा लगने लगा। वह अब विराज से प्यार करने लगी थी और विराज भी उसे पसंद करने लगा था। पायल अपनी ही दुनिया में खुश थी। उस सुकून की वजह से अब उसके चेहरे पर भी निखार आ गया था। आज भी वो बहुत खुश थी और किचन में खुद अपने हाथों से विराज की माँ के लिए सुख बना रही थी। तभी विराज आया और कहा, आज शिल्पा और अनिकेत भाई वापस आ रहे हैं। पायल के चलते हुए हाथ एकदम रुक गए। एक ही पल में पायल के चेहरे पर परेशानी साफ झलकने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी आज़ादी खत्म हो चुकी है। अब वह फिर शिल्पा भाभी के पास जाएगी और उसे उनकी बातों को चुपचाप सुनना पड़ेगा। फिर से वही कमरा जिसमें वह खुद को बंद रखती थी, क्योंकि भाभी को उसका पूरे घर में घूमना पसंद नहीं था। वो जब भी बाहर निकलती तो भाभी उससे पूछती, तुम लॉन में क्यों जा रही हो? छत पर क्या करने जा रही हो? इतनी पूछताछ से तंग आकर उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती थी। कभी छत पर चली जाती, कभी लन में बैठती, कभी खुद पौधों को पानी देती, किचन में अपने लिए कुछ बनाती और किसी को कोई ऐतराज नहीं होता। इस एक महीने में कई बार उसने सोचा था कि शिल्पा भाभी ऐसे क्यों है?
जबकि आंटी और विराज तो इतने अच्छे हैं। शिल्पा और अनिकेत जब वापस आए तो घर आते ही उन्होंने शिल्पा की माँ से मुलाकात की। वहीं उन्होंने खाना भी खाया। फिर वो पायल को भी वापस अपने घर ले आए। अनिकेत अपनी बहन के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाया था। वह बहुत खुश होकर अपनी बहन को तोहफे दे रहा था, लेकिन शिल्पा बार बार बुरा सा मुंह बनाकर उन्हें देख रही थी। गिफ्ट्स को पाकर पायल बहुत खुश थी। तभी विराज भी वहां आ गया और वह पायल की खुशी को देख रहा था। फिर अनिकेत को कॉल आया और वो वहां से चला गया। पायल ने भी वहां बैठना ठीक नहीं समझा, क्योंकि भाभी उसे लगातार घूर रही थी। वो अपने गिफ्ट्स उठाकर अपने कमरे में चली गई। विराज की नजरें तब तक उसका पीछा करती रही जब तक वो ओझल नहीं हो गई। शिल्पा ने पहले विराज को देखा और फिर पायल को जाते हुए वो समझ गई थी कि उसका भाई पायल को कितनी गहराई से देख रहा था। विराज की मुस्कान कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। शिल्पा ने भाई की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक तो है। विराज मुस्कुराते हुए बोला, ठीक ही है।